जय हिंद दोस्तों। राज्य दर्शन सीरीज का आज है हमारा 23वां दिन और आज हम लोग किसी नए स्टेट को नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का पार्ट 1 देख लिया था और आज हम लोग उत्तर प्रदेश को ही अगले पार्ट दूसरे पार्ट में उत्तर प्रदेश को ही देखेंगे। तो आज हमारा डे 23 और चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश को जानना और उत्तर प्रदेश को समझना स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर आपने पिछली वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और फिर वैसे आप इस वीडियो से भी शुरुआत कर सकते हो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो, क्योंकि पिछली वीडियो और इस वीडियो का वैसा कोई एज सच लिंकेज नहीं है, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि पार्ट 1 आप देख लो, उसके बाद फिर पार्ट 2 के लिए आप आओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? आज हम लोगों को देखना है जलप्रपात से, उत्तर प्रदेश के जलप्रपात से हम लोगों को स्टार्ट करना है आज का लेक्चर। तो बढ़ते हैं और तो ये रहा उत्तर प्रदेश का जलप्रपात का टॉपिक। और यहाँ आपको कौन कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण आप इसमें आप लखनिया वाटरफॉल याद रखोगे, जो कि है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। वाराणसी के ही आसपास है मिर्ज़ापुर का इलाका वो, ठीक है। तो लखनिया वाटरफॉल वहाँ आपको देखने को मिलेगा। टांडा फॉल्स आपको यूपी में देखने को मिलेगा। और एक राजदारी और देवदारी वाटरफॉल, अगर आप राजदारी और देवदारी वाटरफॉल कहीं देख रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश में है। टांडा वाटरफॉल और लखनिया वाटरफॉल मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश के। पर्वत की बात करें तो देखो, मोस्ट ऑफ द एरिया जो उत्तर प्रदेश का है ना वो मैदानी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे मतलब यूपी जो है वो पर्वत के लिए प्रोमिनेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो पर्वत के लिए नहीं जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि नागालैंड हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में ना हम लोग हिमालय के फुट हिल्स और हिमालय से रिलेटेड बहुत सारे पर्वत पहाड़ियों को देखा, घाटियों को देखा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं पर्वत पहाड़ियों को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि गंगा नदी है और यमुना नदी है, तो गंगा यमुना बहुत सारी नदियों से नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, या फिर भारत का मैदानी क्षेत्र शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। तो ये जो एरिया है पर्वतीय इलाकों से कम और मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। तो हिमालय का जो शिवालिक क्षेत्र है वो हिमालय का तराई क्षेत्र यहाँ शुरू होता है हिमालय का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आपको यहाँ बुंदेलखंड का पठार, अच्छा आप कहोगे पठार, तो पठार एक तरीके का ऊंचा प्रदेश तो होता है लेकिन वो होता तो फ्लैट ही है, ठीक है, उसकी कोई चोटी आज सच नहीं होती है। तो आपको यूपी में बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। और बघेलखंड का पठार किसका पार्ट है? वो विंध्याचल पठार का ही पार्ट है। और अधिकांश क्षेत्र तो मैदानी है ही उत्तर प्रदेश का। अन्य तथ्यों की बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ शहर और वो किस वजह से महत्वपूर्ण है, किस वजह से वो फेमस है, उसकी बात करें तो बरेली तो झुमका के लिए फेमस है दोस्तों। उसके साथ ही बरेली वायुसेना का एयरबेस भी है बरेली में, ठीक है। भारतीय वायुसेना का एयरबेस आपको बरेली में देखने को मिलेगा। मेरठ की नान खटाई फेमस है और मेरठ में छपाई कारखाना है और मेरठ की में क्रिकेट सामग्री मिलती है, ठीक है, बैट वगैरह। मुरादाबाद की बिरयानी फेमस है और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए मशहूर है, ठीक है। मुरादाबादी बिरयानी और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए मशहूर है। तो हम लोगों ने बरेली को देखा, भारतीय वायुसेना का एयरबेस, मेरठ में छपाई कारखाना, क्रिकेट सामग्री, मुरादाबाद में पीतल उद्योग और बिरयानी ऑल्सो, ठीक। रेणुकूट में एल्युमिनियम कारखाना है, यूपी के रेणुकूट में एल्युमिनियम कारखाना है, आपको देखने को मिलेगा। गोरखपुर, ठीक है, तो गोरखपुर में एक जंगल है जिस जंगल का क्या नाम है? कुश्मी जंगल। क्वेश्चन आया कि कुश्मी जंगल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूपी से रिलेटेड यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें पूछे कुश्मी जंगल कहाँ है तो गोरखपुर में है, ठीक है। फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का वो चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है दोस्तों, ठीक है।
फिर आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा में तेल शोध कारखाना देखने को मिलेगा। गाजीपुर में आपको लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा देखने को मिलेगा। लॉर्ड कार्नवालिस, जिसके समय पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया था, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस, वही कार्नवालिस, उसका मकबरा है कहाँ दोस्तों? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उसका मकबरा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी कि नेशनल कैपिटल रीजन मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों को मिला करके एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है। तो यूपी के कितने जिले शामिल किए गए थे? 8 जिले। ठीक है, कौन कौन? तो एक तो जिला शामली है। अच्छा, यूपी के इन जिलों में ना 4 जिले दिल्ली से सीमा लगाते हैं और 4 जिले दिल्ली से डायरेक्ट सीमा नहीं लगाते हैं। कौन कौन है जो 4 जिले हैं? तो आप देख सकते हो, ये है नई दिल्ली, यहाँ पे सीमा लगती है शामली की। ठीक है, तो एक है शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। कौन कौन सा हो गया? शामली। शामली हम लोगों ने पढ़ा था ना कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र यही था। तो शामली यूपी का, शामली, उसके नीचे बागपत, उसके नीचे गाजियाबाद और दक्षिण में आइएगा तो गौतम बुद्ध नगर। और फिर शामली से हल्का सा पूरब है मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ये 8 ज़िले आप याद रखना कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन 8 ज़िलों को शामिल किया हुआ है यूपी का। जब हम लोग हरियाणा पढ़ेंगे तब हम लोग हरियाणा में भी देखेंगे और राजस्थान के भी ज़िलों को हम लोग साथ के साथ देख लेंगे कि किन किन ज़िलों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। कौन कौन है यूपी से? शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, यूपी में एक देवबंद आंदोलन चला था दोस्तों, सहारनपुर ज़िले में। यूपी का जो सहारनपुर ज़िला है उसमें एक देवबंद आंदोलन चला था। कब? 1866 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दारुल उलूम को इस्टेब्लिश करना। क्या मतलब? कि उस एरिया में इस्लामी शैक्षणिक केंद्र की स्थापना करना। मतलब ब्रिटिशर्स जब आए थे भारत में तो उन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो इस्लामिक जो लोग थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले जो इस्लाम संप्रदाय के जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक देवबंदी आंदोलन चलाया। ठीक है, इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का विस्तार करवाया, अंग्रेजी, पाश्चात्य एवं अंग्रेजी संस्कृति और शिक्षा का विरोध किया गया। ठीक है, फिर इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आप ये याद रखना, पूछे कि मोहम्मद कासिम नानोतवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो देवबंद आंदोलन से है और ये हुआ था 1866 में। रशीद अहमद गंगोही का संबंध भी है देवबंद आंदोलन 1866 में। ठीक है दोस्तों, ये देखो यूपी का ये मैप है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, उत्तराखंड, एक देश है नेपाल, पूरब में बिहार, यहाँ पे है झारखंड, फिर इसकी सीमा यहाँ पे लगती है कौन से स्टेट से? छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में है इसके मध्य प्रदेश, फिर हाँ मध्य प्रदेश, और पश्चिम में इसके है राजस्थान, और ये आप देख सकते हो दिल्ली। ठीक है, ये है ताजमहल जिसको 7 अजूबों में भी शामिल किया जा चुका है, और ये है राम मंदिर। हम लोगों ने राम मंदिर के बारे में भी फैक्ट्स को देख लिया है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, ये हमारा पार्ट 2 है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो राम मंदिर है दोस्तों, मंदिर, ठीक, ये मंदिर निर्माण की कौन सी शैली में ये मंदिर बना हुआ है? निर्माण की कौन सी शैली में ये मंदिर बना हुआ है? ठीक है, और एक और कमेंट करके बताना, आप मुझे सवाल का जवाब देना कि ताजमहल को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में किस वर्ष में शामिल किया गया? ठीक है, तो ये 2 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लिया है, फिर कल से हम लोग बिहार की सीरीज स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 पार्ट में बिहार की सीरीज आएगी। ठीक है, उस सीरीज को कवर कर लेने के बाद फिर हम लोग हरियाणा करेंगे, हिमाचल प्रदेश करेंगे, उत्तराखंड करेंगे, और हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, फिर हम लोग जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए गोवा छूटा हुआ गोवा कर लेंगे। फिर मतलब 1 हफ्ते तक ये लेक्चर का सीरीज और चलेगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये हम लोग कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या और शुरू करूँ मैं, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ और पढ़ना हो तो आप बता सकते हो कि मेनी काइंड ऑफ सजेशन, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।